फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अब हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में दिए पूछे जा चुके हैं। तो देखो, कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस में नेट रिएक्शन की अगर हम बात करें इट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको सॉल्ट लेना है, उसका एक्वस सॉल्यूशन, and electrolysis of this aqueous solution is carried out. This is overall Colbase electrolysis reaction. What is Colbase electrolysis? The net process is electrolysis of aqueous solution of salt of carboxylic acid. अब देखो, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ध्यान देना, इस रिएक्शन में भी प्रोडक्ट जो फॉर्म होते हैं वो वुड्स रिएक्शन के सिमिलर फॉर्म होते हैं। इस रिएक्शन को यहां पर डिस्कस करने का रीजन यही है, जैसे कि हमने वुड्स रिएक्शन कंप्लीट की, वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? आरआर। बिल्कुल वुड्स रिएक्शन के सिमिलर प्रोडक्ट आपको मिलते हैं इस रिएक्शन में। यहां पर भी अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट इज आरआर, यहां पर भी प्रोडक्ट आरआर होगा। और ध्यान देना, इस रिएक्शन का भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने का शॉर्टकट वही रहेगा जो हमने वुड्स रिएक्शन में डिस्कस किया। मैं आपको बताता हूं। देखो वुड्स रिएक्शन में हमने डिस्कस किया है कि अगर आपको जो भी अल्काइल हैलाइड दिया हुआ है, उस अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हम लेते हैं सोडियम के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वुड्स रिएक्शन का शॉर्टकट क्या होता है? हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, यही शॉर्टकट था। और ये फ्री रेडिकल आर डॉट जब ऐसे ही एक और फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो प्रोडक्ट हमें मिलता है आर आर। ये बात क्लियर हो रही है? बस अब आप ध्यान देना, कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर हम बात करें तो केवल और केवल डिफरेंस यहां पर आरएक्स है वुड्स रिएक्शन में, जबकि कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है? सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर हमने लिया है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा, दोनों ही रिएक्शंस का शॉर्टकट सेम रहेगा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे कहा, वुड्स रिएक्शन में हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, वैसे ही कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करना है? कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। यहां पर भी आप यही करेंगे, कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाएंगे, फ्री रेडिकल बनाएंगे। मतलब केवल इतना सा डिफरेंस है, यहां पर हैलोजन और यहां पर कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाकर फ्री रेडिकल बनाएंगे। और ये फ्री रेडिकल जब ऐसे ही एक और फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो इसमें भी प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? आरआर फॉर्मेशन हो जाएगा। और मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे हमने डिस्कस किया था डायहाइड। अब अगर आप डायहाइड लेते हैं तो उस केस में इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन होती है और प्रोडक्ट हमें मिलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड या फिर साइक्लिक कंपाउंड। याद करें, ऐसा डिस्कस किया है। जैसे आप देखो, आपको अगर ये डायहाइड दिया हुआ है, अगर आपको ये डायहाइड दिया हुआ है और इसमें अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करें तो शॉर्टकट वही है, हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, ये भी हैलोजन हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। अब ये दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करके यहां पर प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देंगे एल्कीन, राइट? तो ये एल्कीन फॉर्मेशन हुआ। अब आप ध्यान देना, अगर आप इसी तरह से कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लें, अगर आप कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले लें, जैसे हमने यहां पर तो लिया मोनोहैलाइड, तो मैंने यहां पर लिया इसके कंपेरेबल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। अब मैंने यहां पर लिया डाइहैलाइड, तो यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं? डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट ले रहा हूं। और शॉर्टकट वही रहेगा, देखो कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। और ये दोनों कार्बन जब आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करके कंबाइन होंगे तो यहां भी प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा सेम। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा, जो शॉर्टकट आप वुड्स रिएक्शन में अप्लाई करते हैं, सेम शॉर्टकट आप इस रिएक्शन में अप्लाई करेंगे। केवल डिफरेंस इतना सा रहेगा, वहां पर हम हैलोजन हटाकर फ्री रेडिकल बनाते हैं, यहां पर हम कार्बोक्सिलिक पार्ट हटा करके फ्री रेडिकल बनाएंगे। बाकी सब कुछ सेम, प्रोडक्ट सेम बनेगा। अब आप देखो किस तरह से इस रिएक्शन में आरआर फॉर्मेशन होता है और इस आरआर के साथ में अदर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन, क्या क्या कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है, ये पूरा डिटेल में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले वुड्स के साथ में इस रिएक्शन को डिस्कस करने का पर्पज यही है कि जो वुड्स रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्म होता है वैसा ही प्रोडक्ट आपको यहां भी मिलता है। क्लियर बात ये? अब आप ध्यान देना,
देखो इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो मैंने आपसे कहा कि शॉर्टकट में हमें क्या याद रखना है, शॉर्टकट में हमें याद रखना है कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। तो ये कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाया, फ्री रेडिकल बनाया, और ध्यान दो ये दोनों फ्री रेडिकल R डॉट जब कंबाइन होंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर RR। और एक बात और याद करो, वुड्स रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप मिक्सचर ऑफ हैलाइड लेते हैं, अगर आप मिक्सचर ऑफ हैलाइड लेते हैं तो प्रोडक्ट भी आपको मिक्सचर मिलता है, लाइक R1X एंड R2X, मिक्सचर ऑफ दीज टू हैलाइड्स विल गिव R1R1, R2R2, R1R2। सेम पॉइंट यहां भी एप्लीकेबल है। अगर आप यहां पर R1COONA एंड R2COONA इनका अगर आप मिक्सचर लेते हैं तो इस रिएक्शन में भी हम कह सकते हैं कि दो तरह के रेडिकल बनेंगे, R1 डॉट एंड R2 डॉट। Now the question is which two alkyl radicals will get combined to get stabilized to R1 dot, to R2 dot or one of each? तो आंसर है all the three possibilities are will be considered। तीनों ही पॉसिबल है, हो सकता है दो R डॉट कंबाइन हो जाए तो उस केस में R1 फॉर्मेशन होगा, अगर दो R1 डॉट कंबाइन होते हैं तो R1 फॉर्मेशन होगा, टू R2 डॉट कंबाइन होते हैं तो उस केस में R2 फॉर्मेशन होगा, और वन R1 डॉट एंड वन R2 डॉट कंबाइन होते तो R1 फॉर्मेशन होगा। ये बात क्लियर हो रही है। और साथ में आप ध्यान देना अब इस रिएक्शन में अदर प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, तो ओवरऑल रिएक्शन का शॉर्टकट आपको क्या यूज करना है, आप ध्यान देना। देखो शॉर्टकट में आप क्या करेंगे, यहां से कार्बोक्सिलिक पार्ट को हटाएंगे और यहां से आप इस मेटल पार्ट को हटाएंगे, ध्यान देना ये इसका शॉर्टकट रहेगा। ठीक है, यहां से Na पार्ट को हटाया, यहां से R पार्ट को हटा दिया, तो आप देखो ये तो बन जाएगा RR हाइड्रोकार्बन, इस पार्ट से आपको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो विद द फॉर्मेशन ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड विल आल्सो बी फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। और ध्यान देना दिस मेटल विल रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि हम एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो मेटल विल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। Na वाटर के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा NaOH प्लस H2, तो साथ में यहां पर बनेगा NaOH plus H2. So these are the compounds which are formed on Kolbe's electrolysis of aqueous solution of salt of carboxylic acid. अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, और यहां पर मैं आपको मैकेनिज्म एक स्पेसिफिक कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऐसा मान लेते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले रहे हैं रिएक्शन में, उसमें R पार्ट इज इथाइल ग्रुप, ऐसा मान लेते हैं द R पार्ट इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज इथाइल ग्रुप। जो R पार्ट हम ले रहे हैं वो मान लेते हैं इथाइल ग्रुप है। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब एक तरह से हम ये सॉल्ट यहां पर ले रहे हैं, दिस इज सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। जरा ध्यान देना ये कंपाउंड हमारे पास होता है प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट, आप इसे लिख सकते हैं सोडियम प्रोपेनोइट। और क्या करना है देखो, aqueous solution of sodium propanoate will be used in the reaction and its electrolysis will be carried out। अब आप ध्यान देना, देखो सॉल्ट का जब आप aqueous solution बनाएंगे तो क्या हम बात कर सकते हैं सॉल्ट aqueous solution में आयोनाइज होगा। तो देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट हमने लिया है ये aqueous solution में आयोनाइज होगा and it will get ionized into this anion and this cation। ये सॉल्ट यहां पर इन आयंस में ब्रेक हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग तो हो जाएगा ये अनायनिक पार्ट और ये हो जाएगा कैटायनिक पार्ट। और अब आप ध्यान देना, देखो ये तो हमने बात की कि जैसे आप सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तो ये सॉल्ट आयोनाइज हो जाएगा। एंड नाउ सिंस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज टू बी कैरिड आउट, क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं जैसे ये सॉल्ट आयोनाइज होगा दीज आयंस विल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड्स। ये आयंस क्या होंगे, इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान देना दिस अनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड। जो अनायन होगा वो तो कौन से इलेक्ट्रोड पर जाएगा, इट विल मूव टुवर्ड्स एनोड एंड दिस कैटायन विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये जो अनायनिक पार्ट है, ये जो अनायन है वो तो एनोड पर मूव करेगा और जो कैटायन होगा वो कैथोड पर मूव करेगा। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? और अब आप ध्यान देना, देखो
these ions will move towards anode and cathode. Anion will move towards anode and cation will move towards cathode. और अब हम बात करते हैं कि एनोड और कैथोड पर प्रोसेस के थ्रू इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा. अब एनोड पर क्या प्रोसेस होगा, कैथोड पर क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, ये अब डिस्कस करते हैं. आप ध्यान देना, जैसे कि हम बात करें कि दिस अनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड, तो अब बात करते हैं प्रोसेस एट एनोड. एनोड पर क्या प्रोसेस होगा, इसकी अगर बात की जाए क्या हम बात कर सकते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है. देखो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल टेक प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन प्रोसेस विल टेक प्लेस एट कैथोड. होता है ऐसा, ये तो आप सभी जानते हैं. तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस और अब आप ध्यान देना, देखो इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस में क्योंकि हम बात करें कि अनायन विल मूव टुवर्ड्स एनोड और ये अनायन जब ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मैं कह सकता हूं ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इट विल लूज इलेक्ट्रॉन. सो दिस अनायन ऑन ऑक्सीडेशन विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू फ्री रेडिकल. ध्यान देना, ये जो अनायन है ये ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल में. मतलब नेगेटिव से ये एक तरह से आप कह सकते हैं हो चुका है न्यूट्रल, तो ऑक्सीडेशन हो गया. अब आप ध्यान देना, देखो जैसे ये अनायन ऑक्सीडाइज होगा फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, आप कह सकते हैं एक हाईली रिएक्टिव स्पीशीज का फॉर्मेशन हो चुका है. इसको मैंने हाईली रिएक्टिव स्पीशीज क्यों कहा, बिकॉज यू कैन सी ऑक्सीजन इज हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट. फ्री रेडिकल है ना, तो ऑक्सीजन में फ्री रेडिकल की कंडीशन में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. और ऑक्सीजन का अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना, इनफैक्ट किसी भी एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना उसके लिए हाईली अनस्टेबल कंडीशन होती है. और अगर ये हाईली अनस्टेबल है मतलब आप कह सकते हैं इट विल बी हाईली रिएक्टिव. और अब आप देखो, क्योंकि यहां पर हम बात करें कि एक रिएक्टिव स्पीशीज का फॉर्मेशन हो चुका है, तो अब ये रिएक्टिव स्पीशीज यहां पर फ्री रेडिकल जो है ये स्टेबलाइज होने के लिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा. और अब आप ध्यान देना, देखो इस फ्री रेडिकल के स्टेबलाइजेशन के लिए इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसके स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये जो फ्री रेडिकल बना ये ऐसे ही एक और फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में है और दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के एक स्टेबल कंपाउंड बना लें. जैसे हम बात करते हैं कि आर डॉट. अब आर डॉट जब बनता है और वो जब दूसरे आर डॉट के कांटेक्ट में आता है तो दोनों आर डॉट आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करके आर फॉर्मेशन कर देते हैं, स्टेबल कंपाउंड, ऑक्टेट कंप्लीट. वैसे ही एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, देखो कि ये जो फ्री रेडिकल है ये फ्री रेडिकल ऐसे ही एक और फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में है और दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें. दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी. लेकिन आप ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं कि एक फ्री रेडिकल ऐसे ही एक और दूसरे फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में है तो दो फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आना दैट विल बी एन इंटर प्रोसेस. वो तो क्या हो गया, एक इंटर प्रोसेस होगा. क्या बात समझ में आ रही है? दो फ्री रेडिकल अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं कि वो एक इंटर प्रोसेस होगा. लेकिन आप ध्यान देना, इस फ्री रेडिकल के पास स्टेबलाइज होने के लिए, इस ऑक्सीजन के पास स्टेबलाइज होने के लिए इंट्रा में भी एक पॉसिबिलिटी है. अब क्वेश्चन है इंट्रा में पॉसिबिलिटी क्या है, जरा इस बात को समझना. देखो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. क्या मैं कह सकता हूं इसे केवल एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है. अगर कोई एटम इस ऑक्सीजन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. अब ऐसे में होता क्या, देखो ये ऑक्सीजन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. अब इसकी टेंडेंसी रहेगी कि सबसे पहले तो क्या करें कि जो इसमें एडजेसेंट एटम है कार्बन, ये कार्बन के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहेगा. तो होता क्या, देखो अब मैंने कहा कि ये ऑक्सीजन चाहेगा कि इस कार्बन के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करे. लेकिन क्वेश्चन है कि क्या इस कार्बन के पास अभी इस कंडीशन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? आंसर है नो, क्योंकि कार्बन की बात अगर बात की जाए तो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर शेल. आप ध्यान देना, कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इस कंडीशन में आप देख सकते हैं ऑल द 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग. एक इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्वड है. क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैं इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद दिस ऑक्सीजन इटसेल्फ. एक तो इलेक्ट्रॉन इसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है. इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्वड इन बॉन्ड फॉर्मेशन विद दिस ऑक्सीजन, क्योंकि इस ऑक्सीजन के साथ कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए
तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इन 2 बॉन्ड फॉर्मेशन में भी यूज हो रहे हैं, और कार्बन का जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बात ध्यान देना, देखो अगर हम बात करें कि ये ऑक्सीजन चाहता है कि कार्बन इसके साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में देखो अगर हम बात करें कि ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ में शेयर कर ले बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो वो तो तभी पॉसिबल है जब कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन की किसी दूसरे के साथ में शेयरिंग को ब्रेक करे। मेरा पॉइंट समझना, ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब कार्बन बाकी इलेक्ट्रॉन्स के जो उसकी शेयरिंग है अदर एटम्स के साथ में, उसमें से वो किसी भी शेयरिंग को ब्रेक करे। अब इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ में अपनी शेयरिंग को ब्रेक करे, यहां से अपना इलेक्ट्रॉन फ्री करके इसके साथ बॉन्ड बनाए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ जो अपना इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है वो शेयरिंग ब्रेक करके अपना इलेक्ट्रॉन फ्री करके इसके साथ बॉन्ड बनाए। अब आप देखो अगर ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ में अपनी शेयरिंग ब्रेक करके इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो आप कह सकते हैं दैट इज नॉट अ ड्राइविंग फोर्स, दैट इज नॉट अ पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स। क्योंकि आप सोचिए ऑक्सीजन के साथ में शेयरिंग ब्रेक करके फिर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना, तो ये तो एक नॉन प्रोडक्टिव स्टेप होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर ये कार्बन अपने इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को जो इस कार्बन के साथ में इसने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, देखो आप ध्यान देना यहां पर हम बात कर सकते हैं कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है वो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। दोनों कार्बन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और बॉन्ड फॉर्मेशन किया है। अब मैं यहां पर ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये कार्बन यहां पर अपने इस शेयरिंग को ब्रेक कर दे, यहां पर इस शेयरिंग को ब्रेक कर दे, ये शेयरिंग अगर यहां पर ब्रेक हो जाए तो ऐसे में इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, और अब ये कार्बन क्या कर सकता है अपने इस फ्री इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन के साथ में यूज कर सकता है एक न्यू शेयरिंग के लिए, एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और यहां पर अगर बात की जाए कि एक शेयरिंग तो यहां पर ब्रेक हुई, एक बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, और एक न्यू शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन है कि इसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसमें फायदा क्या हो रहा है। तो ध्यान देना अगर ये शेयरिंग यहां पर ब्रेक होती है तो ध्यान देना आफ्टर ब्रेकेज ऑफ दिस शेयरिंग नाउ दिस कार्बन विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इस शेयरिंग के ब्रेक होकर के एक न्यू शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड फॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो जरा इसके रिजल्ट के बारे में सोचिए। इस शेयरिंग के ब्रेक होने का मतलब है नाउ दिस कार्बन एटम विल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड हो चुका है, ये इलेक्ट्रॉन आप ध्यान देना अनपेयर्ड हो चुका है क्योंकि इस कार्बन के साथ में जो शेयरिंग थी वो शेयरिंग ब्रेक हो चुकी है। और इस कार्बन ने क्या किया, जो इलेक्ट्रॉन इसका फ्री हुआ शेयरिंग ब्रेक होने के साथ में, उसने ये एक न्यू शेयरिंग के थ्रू ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है। और अगर इसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया है तो फिर तो यहां पर क्या होगा, देखो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने का मतलब यहां पर हो जाएगा CO2 फॉर्मेशन। क्या बात क्लियर हो रही है? ये तो C डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड O, और ये जब न्यू बॉन्ड बनेगा तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, मतलब CO2 फॉर्मेशन। और ये मैं कह सकता हूं कि डेफिनेटली ये प्रोसेस प्रेफर होगा क्योंकि इस प्रोसेस के होने में हम एक पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स की बात कर सकते हैं। और वो पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स क्या है, देखो इस शेयरिंग के ब्रेक होने से क्या हुआ, कार्बन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट हुआ, ये बात सही है कि नो डाउट अब यहां पर कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, लेकिन आप देखो कार्बन के ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने के साथ में एक पॉजिटिव बात यहां पर ये हुई है कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट हो रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट हुआ, इस शेयरिंग के ब्रेक होने से नो डाउट एक लॉस तो हुआ, कार्बन का ऑक्टेट अब यहां पर इनकम्प्लीट है बिकॉज नाउ दिस कार्बन इज हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन एक बेनिफिट भी हुआ जिसमें हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट यहां पर कंप्लीट हो चुका है जब कार्बन ने इसके साथ में एक न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन किया। अब ऐसे में आप सोचिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट से कंप्लीट हुआ, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट से इनकम्प्लीट हुआ, तो क्या मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन की एन ज्यादा है, ऑक्सीजन मोर पावरफुल है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन में इतनी पावर है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर सकता है। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कार्बन में इतनी पावर नहीं है कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऑक्सीजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर पाए। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट अगर कंप्लीट हो किस कोस्ट पर, कार्बन के ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने से, तो यस इट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। तो ये यहां पर एक पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स है और उसके थ्रू ये प्रोसेस होगा। और क्या मैं कह सकता हूं अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ये एक इंट्रा प्रोसेस है, फिर तो ये एक इंट्रा प्रोसेस है। तो मैंने आपसे कहा देखो यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये जो फ्री रेडिकल बना कार्बोक्सी फ्री रेडिकल RC डबल बॉन्ड O डॉट, या तो ये फ्री रेडिकल ऐसे ही एक और फ्री रेडिकल के कांटेक्ट में आकर स्टेबलाइज हो, बट दैट इज इंटर प्रोसेस।
और दूसरा मैंने आपसे कहा विद इन द मॉलिक्यूल। विद इन द मॉलिक्यूल यहां पर इंट्रा में ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो RC डॉट बना इसमें से CO2 एलिमिनेट हो जाए और CO2 एलिमिनेट होकर यहां पर एक न्यू फ्री रेडिकल बन जाए R डॉट, और ये प्रोसेस होगा इंट्रा। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, इंटर और इंट्रा में प्रेफर क्या होता है? इंट्रा इज ऑलवेज प्रेफर्ड। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि इंट्रा प्रोसेस में यहां से CO2 एलिमिनेट होकर R डॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर CO2 एलिमिनेट होकर R डॉट फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये एक जनरल पॉइंट आप माइंड में भी रखिए, जब भी RC डॉट फ्री रेडिकल बनेगा, देखो जब भी कार्बोक्सी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा हमेशा क्या होगा? ये फ्री रेडिकल इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस में CO2 एलिमिनेट करके एक न्यू फ्री रेडिकल R डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक जनरल प्रोसेस आप माइंड में रख सकते हैं। और इसके लिए पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स समझ में आ रहा है क्या है? इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन की एन ज्यादा है तो डेफिनेटली उसमें ऑक्टेट कंप्लीट होना ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट होगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस यहां पर पॉजिटिव ड्राइविंग फोर्स के साथ में प्रेफर्ड प्रोसेस होगा। और क्योंकि इंट्रा हमेशा इंटर पर डोमिनेट करता है तो फिर इंट्रा प्रोसेस में क्या होगा? CO2 एलिमिनेट होकर ये R डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप ध्यान देना, यहां पर जो R डॉट बना है, यहां पर अब जो R डॉट बना है, इस R डॉट के पास अब स्टेबलाइज होने के लिए इंट्रा में कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसके पास स्टेबलाइज होने के लिए एक ही ऑप्शन है कि ये रेडिकल ऐसे ही एक और रेडिकल के कांटेक्ट में आए और RR फॉर्मेशन करके स्टेबलाइज हो जाए। मतलब फिर तो मैं कह सकता हूं कि ये रेडिकल अगर ऐसे ही एक और रेडिकल के कांटेक्ट में आने की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब यहां पर ओवरऑल आप कह सकते हैं 2 मॉलिक्यूल्स का इन्वॉल्वमेंट होगा साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो अब आप ध्यान देना, मैं यहां पर 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं ट्वाइस, ठीक है? तो यहां पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए गए और अब आप ध्यान देना, जब ये 2 रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे तो ऐसे 2 रेडिकल आपस में कंबाइन होकर फॉर्मेशन करेंगे RR, दैट इज ब्यूटेन फॉर्मेशन। आया समझ में? इस तरह से रिएक्शन में RR आपस में कंबाइन होकर ब्यूटेन फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? और देखो, जो मैंने आपको रिएक्शन का शॉर्टकट बताया, मैंने आपको रिएक्शन का शॉर्टकट क्या बताया? अगर आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिया हुआ है और इसका एक्वस सॉल्यूशन का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इसके एक्वस सॉल्यूशन का अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो मैंने आपको रिएक्शन का शॉर्टकट क्या बताया? शॉर्टकट मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। और ये रेडिकल जब ऐसे ही एक और रेडिकल के साथ कंबाइन होगा तो फॉर्मेशन होगा RR। यही शॉर्टकट बताया। जरा देखो यहां पर भी यही हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस वाले पार्ट में से हमें R डॉट मिला, ये तो मिला ना R डॉट। देखो कार्बोक्सिलिक पार्ट तो यहां से एलिमिनेट हुआ और कार्बोक्सिलिक पार्ट एलिमिनेट होकर हमें क्या मिला? R डॉट। और जब ऐसे 2 R डॉट आपस में कंबाइन हो गए तो RR फॉर्मेशन जाएगा। क्लियर हो गई बात? ये दिस इज हाउ हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड इन कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस। और ये हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन कहां पर हुआ? एनोड पर। और साथ में हाइड्रोकार्बन के साथ साथ आप कह सकते हैं यहां पर along with hydrocarbon carbon dioxide is also formed at anode। एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन हुआ है। अब बात करते हैं कैथोड का। चलिए अब बात करते हैं कैथोड पर प्रोसेस की। देखो कैथोड पर कैटायन मूव करेगा एंड द कैटायन प्रेजेंट इन द रिएक्शन मिक्सचर इज Na पॉजिटिव। सो Na पॉजिटिव विल मूव टुवर्ड्स कैथोड। और अब आप ध्यान देना, क्या मैं कह सकता हूं कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस होता है। एनोड पर तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस और कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस। और जैसे कि हम बात करते हैं, देखो कैथोड पर तो क्या, एनोड पर तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा जिसमें अनायन विल लूज इलेक्ट्रॉन। और एनोड पर अगर रिडक्शन प्रोसेस होगा, एनोड पर तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा जिसमें अनायन विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर अगर हम बात करें कि रिडक्शन प्रोसेस होगा तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन ऐड होने की बात करेंगे। अब आप ध्यान देना, देखो यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड होने की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एडिशन के लिए यहां पर 2 साइट्स अवेलेबल हैं। कौन सी 2 साइट्स है? देखो
एक तो हम बात कर सकते हैं कि इसमें केटाइन प्रेजेंट है, Na पॉजिटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड होने की बात की जाए, या फिर जैसा कि हम बात करें कि हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट का अगर हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है तो फिर तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है। और अब आप ध्यान देना, अगर रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जैसा कि हम बात करें कि रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है क्योंकि हमने एक्वस सॉल्यूशन की बात की है, तो फिर तो आप ध्यान देना जो इलेक्ट्रॉन ऐड होने की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए दो साइट्स अवेलेबल होंगी। एक तो हम बात कर सकते हैं कि इस रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन Na पॉजिटिव पर हो, या फिर हम बात कर सकते हैं कि रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन का एडिशन इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन पर हो जाए, क्योंकि वाटर में हम बात कर सकते हैं हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो अब जरा बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहां पर एक्चुअल में ऐड होगा, Na पॉजिटिव पर या H पर? तो देखो इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड होने की बात करूं रिडक्शन प्रोसेस में, तो वो Na पॉजिटिव पर तो नहीं होगा, क्योंकि Na तो इनफैक्ट खुद देखो Na itself has tendency to lose electron to get converted into Na positive। Na में तो खुद में टेंडेंसी होती है कि वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो जब Na खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके Na पॉजिटिव बनना चाहता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एडिशन Na पॉजिटिव पर नहीं होगा, जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर एडिशन होगा, ध्यान देना ये इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन पर। और अब आप देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड होना स्टार्ट होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ईएन डिफरेंस क्रिएट होगा, और ईएन डिफरेंस क्रिएट होने के साथ में ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो रही है? और अब आप देखो ये जब इलेक्ट्रॉन इस H पर ऐड होगा, तो H पर इलेक्ट्रॉन ऐड होने के साथ ये तो बन जाएगा H डॉट, और इस बॉन्ड के ब्रेक होने के साथ में ये बनेगा OH माइनस। शायद अब आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा होगा। देखो मैंने यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट्स लिए हैं, तो यहाँ पर भी मैं ले रहा हूँ ट्वाइस Na पॉजिटिव, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मिल जाएगा 2 H डॉट, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा 2 हाइड्रोक्साइड आयन। और अब आप ध्यान देना दिस Na पॉजिटिव विल गेट कंबाइंड विद OH नेगेटिव टू फॉर्म ट्वाइस NaOH, राइट। और ध्यान दें 2 H डॉट, ये 2 H डॉट आपस में कंबाइन होकर फॉर्मेशन करेंगे H2 का। इस तरह से कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम बात करते हैं, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। दिस इज ऑल अबाउट कॉल्वेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? ये कॉल्वेस इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। अब एक बात ध्यान देना, देखो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कॉल्वेस इलेक्ट्रोलाइसिस में हाइड्रोकार्बन प्लस CO2 प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 फॉर्मेशन होता है, और प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करने का मैंने शॉर्टकट आपको बताया। जो भी एसिड सॉल्ट आपको दिया हुआ है, उस एसिड सॉल्ट में से कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ, और 2 फ्री रेडिकल R डॉट जब आपस में कंबाइन होंगे तो RR फॉर्मेशन हो जाएगा, राइट। और किस तरह से रिएक्शन में एनोड पर कंपाउंड्स और कैथोड पर कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, तो वो मैंने आपको ये मैकेनिज्म एक्सप्लेन की। अब आप ध्यान देना, देखो इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के फ्रेम होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन तो प्रोडक्ट बेस्ड बनता है कि आपको एसिड सॉल्ट दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि अगर उसके एक्वस सॉल्यूशन का कॉल्वेस इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो प्रोडक्ट बेस्ड, जो मोस्टली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसकी तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि कार्बोक्सिलिक पार्ट हटाओ, फ्री रेडिकल बनाओ। सेकंड क्वेश्चन, देखो अगर आप ध्यान दें तो यहां पर ओवरऑल रिएक्शन में इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हुआ है, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, सोडियम यहां पर मेटल है तो मैं इसे जनरल फॉर्मेट में बोल रहा हूं मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये 4 कंपाउंड्स यहां पर बने हैं। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन एनोड पर और कौन कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैथोड पर हुआ है? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म्ड एट एनोड और कैथोड। तो ध्यान देना, अगर आप ध्यान दें तो यहां पर हम देख सकते हैं कि एनोड पर हाइड्रोकार्बन और CO2 का फॉर्मेशन हुआ है। तो ध्यान देना, हाइड्रोकार्बन एंड CO2 these are formed at anode। और अगर बात की जाए कैथोड पर, तो कैथोड पर रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू हमें मिला मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो फिर तो हम बात कर सकते हैं कि यहां पर मेटल हाइड्रोक्साइड और H2 इनका फॉर्मेशन कहां पर हुआ है? कैथोड पर हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोकार्बन एंड CO2 आर फॉर्म्ड एट एनोड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2 आर फॉर्म्ड एट कैथोड। क्या पॉइंट समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन फ्रेम होता है।
और देखो ऐसा वो रटना नहीं है आपको, आप एक बात सोचिए, अगर ये कंसेप्ट आपका क्लियर है कि दिस अनायनिक पार्ट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, ये अनायनिक पार्ट एनोड पर जाएगा, तो आप सोचिए ये पार्ट अगर एनोड पर जाएगा तो इस पार्ट से हमें क्या क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। और अगर कैटायनिक पार्ट, ये मेटल पॉजिटिव वाला पार्ट अगर कैथोड पर जाएगा तो ये वहां पर वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो ध्यान देना, एक तो पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसमें क्वेश्चन बेस्ड बनता है कि क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा, उसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। सेकंड मैंने आपको बताया कौन कौन से कंपाउंड्स एनोड पर और कौन से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैथोड पर होता है, तो ध्यान देना। यस, आप ध्यान देना, कंपाउंड्स फॉर्म्ड एट एनोड हाइड्रोकार्बन एंड CO2 एंड एट कैथोड मेटल हाइड्रोक्साइड एंड H2। क्या बात क्लियर होगी? अब एक बात ध्यान देना, देखो जैसा कि रिएक्शन में आप देख सकते हैं मैकेनिज्म में, जैसे कि हमने डिस्कस किया, क्या मैं कह सकता हूं कैथोड पर H2 फॉर्मेशन होगा, H2 विल बी फॉर्म्ड एट कैथोड, होगा ऐसा? क्योंकि मेटल और वाटर अगर आपस में इंटरेक्ट करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस यहां पर अगर होगा तो साथ में आपको इस केस में फिर आपको मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब एक बात बताएं, हमें कैथोड पर H2 मिला, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें कैथोड के साथ साथ एनोड पर भी H2 मिल जाए? क्या यह हो सकता है कि along with cathode H2 should be formed at anode also? क्या तरीका हो सकता है, क्या करना होगा उसके लिए कि हमें एनोड के साथ साथ कैथोड पर भी H2 मिल जाए? जरा सोचकर बताएं। ऐसा क्या किया जाए कि हमें एनोड, कैथोड के साथ साथ एनोड पर भी H2 मिल जाए? आप ध्यान दीजिएगा, देखो अगर आप एनोड पर देखेंगे तो CO2 फॉर्मेशन होगा, ये तो बनना ही है CO2, इस वाले पार्ट से तो CO2 मिलना ही है। और यहां पर ये जो R पार्ट है, ये R पार्ट जब दूसरे R पार्ट के साथ कंबाइन होता है, मतलब R डॉट, जब R डॉट के साथ कंबाइन होता है तो हमें मिलता है RR। अब एक बात सोचिए, अगर यहां पर ये R डॉट ना होकर के H डॉट ले लिया जाए, अगर यहां पर ये R डॉट ना होकर के H डॉट हो जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं फिर तो यहां पर भी H डॉट कंबाइन होकर H2 फॉर्मेशन कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट में R की जगह पर क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। और अब आप ध्यान देना, अगर हम यहां पर R की जगह पर H लेते हैं तो H लेने का मतलब ये हो जाएगा सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। क्या बात समझ में आ रही है? उस केस में फिर ये क्या हो जाएगा, इट विल बी सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब आप सोचिए, अगर आप यहां पर शॉर्टकट अप्लाई करें तो शॉर्टकट में जैसे मैंने आपसे कहा कार्बोक्सिलिक पार्ट ऑफ फ्री रेडिकल बनाओ, तो ये कार्बोक्सिलिक पार्ट का फ्री रेडिकल बनाएंगे और ऐसे दो H डॉट जब कंबाइन हो गए तो RR की जगह यहां भी क्या मिल जाएगा, HH, मतलब H2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिएक्शन में फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं तो कैथोड के साथ साथ आपको एनोड पर भी H2 मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उस केस में एनोड और कैथोड दोनों पर H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। भाई कैथोड पर तो मिलना ही है, देखो कैथोड पर तो H2 का फॉर्मेशन होना ही है, एनोड पर भी H2 मिल जाए, ऐसा कब पॉसिबल है? जब आप यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट, कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का लें, फॉर्मिक एसिड का सॉल्ट लें। क्लियर हो रही बात ये? तो ध्यान दीजिएगा,
यस, आप ध्यान देना, इफ सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इज यूज्ड इन द रिएक्शन H2 इज फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड, दोनों पर H2 का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक बात और देखो, अगर यहां पर भी हम बात करें लाइक वुड्स रिएक्शन टाइप्स ऑफ कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहां पर भी आप कह सकते हैं देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, इंटर एंड इंट्रा, और पॉइंट ऑफ डिफरेंस वही रहेगा जैसे वुड्स रिएक्शन में हमने डिस्कस किया कि अगर आप मोनोहैलाइड लेते हैं तो इंटर, और अगर आप डाइहैलाइड लेते हैं तो इंट्रा। यहां भी यही होगा, अगर आप मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं तो इंटर, और अगर आप डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं तो इंट्रा। तो ये हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस विल बी सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन, एकदम सेम, केवल आपको हैलाइड की जगह क्या यूज करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट आपको यूज करना है। तो आप ध्यान देना, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं सेम एज वुड्स रिएक्शन, इट इज सेम एज वुड्स रिएक्शन। क्लियर हो रही बात ये? चलिए अब आप ध्यान देना, रिएक्शन में अगर हम बात करें पीएच की, आप बता सकते हैं सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, देखो आप ध्यान दें, तो यहां पर हम बात करें देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या मैं कह सकता हूं सॉल्यूशन विल बिकम एल्कलाइन, मतलब पीएच विल इंक्रीज। क्या बात समझ में आ रही है? तो इस केस में हम कह सकते हैं विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन पीएच इंक्रीजेस। विद द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन पीएच विल इंक्रीज, क्योंकि सॉल्यूशन एल्कलाइन हो रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया यहाँ पर कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस से रिलेटेड। अब इसके बाद में मैं कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस का 5th पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइड प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन। टोटल अगर आप देखेंगे तो 6 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस में। पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट बेस्ड, दूसरा क्वेश्चन इस पॉइंट पर बेस्ड, थर्ड क्वेश्चन इस पॉइंट पर बेस्ड, फोर्थ क्वेश्चन इस पॉइंट पर बेस्ड, और एक मैं बात करूंगा 5th क्वेश्चन जो बेस्ड होगा साइड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो आप ध्यान देना, साइड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यस, अब आप ध्यान दो, तो जैसा हमने डिस्कस किया सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनिक एसिड, अगर आप रिएक्शन में प्रोपेनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लेते हैं और इसका अगर आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, देखो इन एक्वस सॉल्यूशन दिस सॉल्ट विल आयोनाइज इनटू अनायन एंड कैटायन, राइट। और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि दिस अनायनिक पार्ट विल मूव टुवर्ड्स एनोड, और अनायनिक पार्ट जब एनोड पर मूव करेगा तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू इट विल कन्वर्ट इनटू फ्री रेडिकल। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्बोक्सी फ्री रेडिकल। और फिर इसमें हमने डिस्कस किया कि ये कार्बोक्सी फ्री रेडिकल जो होगा वो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस में, ये कार्बोक्सी फ्री रेडिकल इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस में डिकम्पोज होकर CO2 एलिमिनेट करेगा, और CO2 एलिमिनेशन के साथ में देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इथाइल फ्री रेडिकल। ये डिस्कस किया हमने एनोड पर प्रोसेस की बात की। देखो ये एनोड पर हमने प्रोसेस डिस्कस किया कि अनायनिक पार्ट एनोड पर मूव करेगा, ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडेशन के थ्रू कन्वर्ट होगा फ्री रेडिकल में, CO2 एलिमिनेट होगा, और ये कन्वर्ट होगा R डॉट में, इथाइल रेडिकल। और अब आप ध्यान देना, देखो जैसा कि हम बात करते हैं कि जब ये इथाइल रेडिकल एक दूसरे इथाइल रेडिकल के कांटेक्ट में आएगा, समझना इस बात को, जब ये इथाइल रेडिकल दूसरे इथाइल रेडिकल के कांटेक्ट में आएगा तो आप याद करें when two alkyl radicals are approaching each other to get stabilized, there are two possibilities of reaction. One is radical combination and second is radical
डिस्प्रोपोर्शनेशन याद आ रहा है? वुड्स रिएक्शन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब दो फ्री रेडिकल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, दो आर डॉट जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो उनके बीच में दो तरह की रिएक्शंस पॉसिबल होती हैं। एक तो होता है रेडिकल कॉम्बिनेशन और एक होता है रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन। और अब आप ध्यान देना, देखो जब इथाइल रेडिकल में रेडिकल कॉम्बिनेशन होगा, जब इथाइल रेडिकल में रेडिकल कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे दो रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे? ब्यूटेन। तो थ्रू रेडिकल कॉम्बिनेशन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, राइट? और जब होगा रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन, तो जब दो इथाइल रेडिकल रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक रेडिकल पर तो H ऐड होकर एल्केन बनता है और दूसरे फ्री रेडिकल से अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर एल्कीन बनता है। यही होता है। तो इथाइल रेडिकल के करस्पॉन्डिंग रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन में बनेगा इथेन प्लस इथीन। ये हो जाएगा रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन का पार्ट। क्लियर हो गई बात? ये देखो, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं ऑलरेडी कि जब आर डॉट आपस में एक दूसरे को अप्रोच करेंगे स्टेबलाइज होने के लिए तो रेडिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू इथाइल रेडिकल से तो बनेगा ब्यूटेन और रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन के थ्रू बनेगा इथेन प्लस इथीन। इसके अलावा आप ध्यान देना, एक और कंपाउंड फॉर्मेशन यहां पर एक्सपेक्टेड है। क्या? जरा देखो, क्या मैं कह सकता हूं इस रिएक्शन में जैसा कि प्रोसेस हमने डिस्कस किया है तो रिएक्शन में दो तरह के रेडिकल बन रहे हैं, एक तो RCOO डॉट और दूसरा R डॉट। यही तो दो तरह के रेडिकल है ना? ध्यान देना, यहां पर मैं कह सकता हूं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल ड्यूरिंग द रिएक्शन। वन ऑफ द रेडिकल इज RC डॉट एंड द सेकंड रेडिकल इज R डॉट, राइट? अब अगर दो तरह के रेडिकल बने हैं तो फिर तो यहां पर तीन तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, तीन तरह के अप्रोच पॉसिबल है। हो सकता है ये रेडिकल जो बना है, जैसे मैंने A लिखा है, तो हो सकता है A रेडिकल A के ही कांटेक्ट में आ जाए, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा हमने कहा B रेडिकल B के कांटेक्ट में है, वो तो हम ले ही रहे हैं इसमें। और थर्ड ये भी तो हो सकता है कि A और B रेडिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाए, राइट? अब आप देखो, अगर ये रेडिकल ऐसे ही एक और रेडिकल के कांटेक्ट में आता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जरा आप ध्यान देना। देखो, ये रेडिकल अगर ऐसे ही एक और रेडिकल के कांटेक्ट में आ जाए, A डॉट विद A डॉट, तो क्या होगा उस केस में? दिस रेडिकल when it comes into contact with the same other radical, जब ये ऐसे ही एक और दूसरे रेडिकल के कांटेक्ट में आएगा तो ये आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और इस बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू यहां पर जो कंपाउंड बनेगा, जरा देखो, वो कंपाउंड यहां पर होगा ये, एंड यू कैन सी द कंपाउंड, दिस इज पैरोक्सी लिंकेज। जरा देखो, यहां पर पैरोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। आप ध्यान देना, यहां पर रिएक्शन इस एडिशन से, इस कॉम्बिनेशन से, अगर ये रेडिकल ऐसे ही एक और रेडिकल के कांटेक्ट में आता है तो ऐसे दो रेडिकल आपस में कंबाइन होकर पैरोक्सी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। और ध्यान देना, रिएक्शन कंडीशन में ये पैरोक्सी कंपाउंड ब्रेक हो जाता है और वापस फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऐसा रेडिकल ऐसे ही एक और रेडिकल के कांटेक्ट में है, वो एक प्रोडक्टिव स्टेप नहीं होगा, प्रोसेस रिवर्ट हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस का जो रिजल्ट है वो एक पैरोक्सी कंपाउंड है जो रिएक्शन कंडीशन में वापस डिकम्पोज हो जाएगा। तो देखो, इसका रिजल्ट तो हमने कहा कि नॉन प्रोडक्टिव स्टेप है, रिवर्ट हो जाएगा प्रोसेस। दूसरा हमने कहा ये रेडिकल B रेडिकल अगर B के कांटेक्ट में आता है तो फिर वहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, रेडिकल कॉम्बिनेशन एंड रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन। और ये भी तो हो सकता है कि RC रेडिकल जो है वो रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट R डॉट के कांटेक्ट में आ जाए। और अब आप ध्यान देना, अगर ये दो रेडिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, अगर ये दो रेडिकल एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास होगा दैट विल बी CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O, और अब इसके कांटेक्ट में आएगा R डॉट, दैट इज CH2 CH3। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर भी फॉर्मेशन हुआ है इस रिएक्शन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप कह सकते हैं रेडिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू RR, रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन के थ्रू एल्केन प्लस एल्कीन, और इन दोनों रेडिकल्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू एस्टर फॉर्मेशन हुआ है। अब यहां पर अगर बात की जाए कि कौन सा मेन प्रोडक्ट होगा और कौन सा साइड प्रोडक्ट होगा, तो आप ध्यान देना, देखो ये रेडिकल अगर इसके कांटेक्ट में आ रहा है तो ये प्रोसेस तो हुआ इंटर, इस रेडिकल का दूसरे रेडिकल के कांटेक्ट में आना इंटर प्रोसेस है, जबकि इसमें से CO2 एलिमिनेट होकर इस रेडिकल का बनना इंट्रा प्रोसेस है। और इंटर और इंट्रा में प्रेफर क्या होता है? इंट्रा।
इंट्राफास्ट होता है, मतलब ये आप कह सकते हैं लेस होगा, और अगर लेस होगा तो इसका मतलब यहां पर ईस्टर जो बनेगा दैट विल बी फॉर्म्ड एज साइड प्रोडक्ट। तो ईस्टर इज फॉर्म्ड एज साइड प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। यहां पर ईस्टर रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? और अब आप देखो, हमने कहा इंट्रा प्रोसेस फास्ट होगा तो आरसी डबल डॉट विल प्रेफरेबली कन्वर्ट इनटू आर डॉट, और ये आर डॉट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो यहां पर दो पॉसिबिलिटीज हैं, आरसी एंड आरडी। और ये भी आप याद करो कि अगर बनने वाला रेडिकल 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो आरसी मेन होता है, आरडी साइड प्रोसेस होता है। लेकिन अगर बनने वाला रेडिकल 3 डिग्री है तो आरडी मेन होता है, आरसी साइड प्रोडक्ट होता है। यहां पर बनने वाला रेडिकल 1 डिग्री है तो आरसी प्रोसेस तो यहां पर होगा मेन, जबकि आरडी प्रोसेस यहां पर हो जाएगा साइड प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ये आप कह सकते हैं। अब अल्टीमेटली स्टेटमेंट पर ध्यान देना, इन कॉल्विस इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ प्रोपेनिक एसिड, in Colbis electrolysis of sodium salt of propanoic acid, butane is formed as main product and ethane plus ethene and ethyl propanoate that is ester are formed as side product। क्या बात समझ में आ गई? इस तरह से आपको रिएक्शन में पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एस्टर भी रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है। हमें एस्टर भी रिएक्शन में साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है Colbis electrolysis में। क्लियर हो गई बात ये? सो दिस इज नाउ ऑल अबाउट Colbis electrolysis। तो 6 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन तो साइड प्रोडक्ट पर बेस्ड, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इस पॉइंट पर बेस्ड, थर्ड क्वेश्चन इस पॉइंट पर बेस्ड, फोर्थ क्वेश्चन इस पॉइंट पर बेस्ड, फिफ्थ क्वेश्चन इस पॉइंट पर बेस्ड है, और सिक्स्थ क्वेश्चन होगा प्रोडक्ट बेस्ड। देखो 1 2 3 4 4 पॉइंट ये, और फिफ्थ पॉइंट ये, 5 पॉइंट। इन 5 पॉइंट पर 5 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन बनता है इसका प्रोडक्ट बेस्ड, कि आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिया हुआ है और आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इस तरह से टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन इस रिएक्शन में फ्रेम होते हैं। चलिए इस पर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिया हुआ है, दिस इज पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स aqueous solution and its electrolysis is to be carried out. Now the question is identify the compounds which are formed, which are expected to be formed as product। अब जरा ध्यान देना, देखो जो एसिड सॉल्ट आपको दिया है, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया, शॉर्टकट में आप क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक पार्ट है, फ्री रेडिकल बना है, मतलब इस रिएक्शन में आप कह सकते हैं ये फ्री रेडिकल बनेगा, आर डॉट। अब जरा देखो, ये रेडिकल रेडिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू, ये रेडिकल कॉम्बिनेशन के थ्रू तो फॉर्म करेगा आर आर, आर आर मतलब ये कंपाउंड बनेगा, राइट। और अगर बात की जाए रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन की, तो रेडिकल डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होगा, ऐसे दो रेडिकल में से एक रेडिकल पर तो H ऐड होगा, तो एक रेडिकल पर H ऐड होगा तो वो तो बनेगा साइक्लोएल्केन, और दूसरे फ्री रेडिकल से अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा तो वो बनेगा एल्कीन, राइट। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये रेडिकल जब इस रेडिकल के कांटेक्ट में आएगा आरसी डबल बॉन्ड OO डॉट, तो ये दो रेडिकल आपस में कंबाइन होकर एस्टर फॉर्मेशन करेंगे, तो फिर तो इस रिएक्शन में एस्टर फॉर्मेशन भी होगा। ये सारे कंपाउंड्स यहां पर फॉर्म होंगे, तो ये आप कह सकते हैं मेन प्रोडक्ट होगा, एंड अलोंग विद दिस मेन प्रोडक्ट these side products will also be obtained in the reaction. So all of these compounds will be obtained as product. ये इस रिएक्शन का आंसर हो जाएगा। आया समझ में? इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। pH will increase, salt of formic acid will give
H2 both at anode and cathode. Hydrocarbon and CO2 are formed at anode. Metal hydroxide and H2 are formed at cathode. Clear हो रही बात ये? And types of Colbase electrolysis same as that of Wurtz reaction. ये सारे points हो गए. So this is all about Colbase electrolysis. और इसी के साथ में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिया है. फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, जिसमें हमने एल्केन्स में हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन की बात की और साथ में अलाइलिक एंड बेंजाइलिक हेलोजिनेशन के स्पेशल केसेस मैंने डिस्कस किए. फिर उसके बाद में हमने कुछ और फ्री रेडिकल रिएक्शंस में नेम रिएक्शंस डिस्कस की, वुड्स रिएक्शन डिस्कस की, ग्रिग्नार्ड्स रिएक्शन के थ्रू आरआर फॉर्मेशन की बात की, फ्रैंकलिन रिएक्शन डिस्कस की, कोरेहाउस सिंथेसिस मैंने डिस्कस की और ये हमने कॉल्बेस इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कस किए. सो इट्स ऑल अबाउट फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स. फ्री रेडिकल वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अब मैं स्टार्ट करूंगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस हमने डिस्कस किए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं. उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, उनके आंसर्स हम आगे डिस्कस करेंगे. तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट जो हमने कंप्लीट किया है उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो आपको ट्राई करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स X, Y एंड Z. इन क्वेश्चन नंबर 2, you have to identify the compound X, compound Y, and compound Y is reacted with X to get compound Z. In question number 3, you have to identify the compounds X and Y. In fourth, same, X and Y compounds are to be identified. In question number 5th, you have to identify the compound X, Y and Z. And in question number 6, this compound on ozonolysis gives X plus Y. So you have to identify first the compounds X and Y, which on reaction with KOH gives P plus Q, and P plus Q on electrolysis gives product. What is product of the reaction? So you have to identify product, compounds P and Q, compounds X and Y. तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन में सेकंड कैटेगरी, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत मेजर पार्ट कवर होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इट इज फर्स्ट कैटेगराइज्ड एज इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ध्यान देना, दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट कैटेगराइज्ड एज indirect and direct nucleophilic substitution. Then this indirect nucleophilic substitution is further categorized into two. This indirect nucleophilic substitution is further categorized into two, that is SNA and SNR. And this direct nucleophilic substitution is also further categorized into two. SN1 and SN2. So overall, in nucleophilic substitution, we have to discuss about four mechanisms.
SNA is one of the mechanism, second is SNAR, third is SN1 and fourth is SN2। और इन मैकेनिज्म पर बेस्ड जो रिएक्शन, जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, आप ध्यान देना। SNA की अगर बात की जाए तो इसमें हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। Substitution reactions of acid and derivatives. In SNA mechanism, we'll discuss about substitution reactions of acid and derivatives. In SNAR, we'll discuss about hydrolysis of aryl halide. We'll discuss about hydrolysis of aryl halide and benzene sulfonic acid. ठीक है। इनडायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमारे पास दो मैकेनिज्म्स हैं, SNA एंड SNAR। SNA में तो हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, और SNAR में हम दो रिएक्शंस की बात करेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ aryl halide and hydrolysis of benzene sulfonic acid। और SN1 SN2 की अगर बात की जाए तो SN1 SN2 में जो एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे उसमें हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ alkyl halide, अल्कोहल एंड ईथर। तो आप ध्यान देना, ये जैसा कि मैंने आपसे कहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिएक्शन बेस्ड पार्ट, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ध्यान देना। इनडायरेक्ट में हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड डेरिवेटिव्स, और जब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एसिड एंड डेरिवेटिव चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। मतलब ये ओवरऑल एक चैप्टर को कंप्लीट करने वाली रिएक्शन है। उसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ अराइल हैलाइड एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हमारी दो रिएक्शंस कवर करेगा। और SN1 SN2 में हम कवर करेंगे रिएक्शंस ऑफ हैलाइड, एल्काइल हैलाइड वाला चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल वाला मेन पार्ट, बहुत सारा पार्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा। एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, ईथर चैप्टर हमारे यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। मतलब इस पार्ट के कंप्लीट करने के साथ में हमारे बहुत सारा पार्ट चैप्टर्स का कंप्लीट होगा। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम बहुत मेजर पार्ट इसमें कवर कर लेंगे। तो इसमें अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा SNA रिएक्शन, जिसमें हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड डेरिवेटिव्स। और इसी में आपको ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पूरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, और आपको बहुत अच्छे से समझना है और फिर इन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है।